से आपको बताएंगे कि दोनों के बीच क्या हुई बात। इस पर भी चर्चा करेंगे कि शी जिनपिंग ब्रिक्स की बैठक में शामिल होने के लिए क्या भारत आ सकते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीबीसी संवाददाता जुगल पुरोहित। बिहार में प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और गड़बड़ियों के विरोध में स्टूडेंट्स उतरे सड़कों पर। क्या है इन छात्रों की चुनौतियां और मांगे, बताएंगे बीबीसी हिंदी के असिस्टेंट एडिटर पंकज प्रियदर्शी। लेकिन इससे पहले कि मैं दिन भर की शुरुआत करूं, देश दुनिया का हाल, चलते हैं सुमिरन के पास। थैंक यू सो मच मोहन। तो ये हैं आज की कुछ न्यूज अपडेट्स। ग्लोबल इकोनॉमी से ईरान को अलग थलग करने के मकसद से अमेरिका ने उसके खिलाफ इकोनॉमिक डी-डे का ऐलान किया था। इसके बाद ईरान के इकोनॉमिक मिनिस्टर ने कहा है कि ईरान को यकीन है कि वो अमेरिका के लगाए कड़े सैंक्शंस का सामना कर सकता है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कल शाम पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात की। उन्होंने पाकिस्तान की मध्यस्थता के लिए उसे आभार जताया और अमेरिका से ईरान के प्रति अपना लहजा और रवैया बदलने की अपील की। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में कल एक तेल टैंकर पर अज्ञात प्रोजेक्टाइल से हमला किए जाने की घटना सामने आई है। ब्रिटिश मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक हमले के बाद टैंकर के इंजन रूम को नुकसान हुआ और जहाज डिसेबल हो गया। यह घटना ओमान के जल क्षेत्र में अल शीशा इलाके से पास हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा से आयात होने वाली कारों, ट्रकों और ऑटो पार्ट्स पर टैरिफ 25% से बढ़ाकर 50% करने की धमकी दी है। ट्रंप का कहना है कि नया टैरिफ 1 जनवरी से लागू किया जाएगा। ये वार्निंग ऐसे समय में आई है जब अमेरिका और कनाडा के बीच ट्रेड से जुड़ी बातचीत खत्म हो गई है, तनाव बढ़ गया है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने ट्रंप पर कनाडा के ऑटो उद्योग को खत्म करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। अगर अमेरिका सही रवैये के साथ बातचीत की मेज पर लौटता है तो कनाडा भी वार्ता दोबारा शुरू करने के लिए तैयार है। ट्रंप कनाडा के ऑटो उद्योग को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कुछ ऐसा हो जिससे कनाडा में उद्योग को नुकसान होगा तो हम ये स्वीकार नहीं करेंगे। अमेरिका ने 47 साल बाद सीरिया को आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देशों की सूची से हटा दिया है। अमेरिकी प्रशासन के अनुसार इस फैसले से सीरिया में विदेशी निवेश की राह आसान होगी और वो फिर से वैश्विक अर्थव्यवस्था में शामिल हो सकेगा। तो ये थी आज की ताजा न्यूज अपडेट्स और अब चर्चा के लिए वापस चलते हैं स्टूडियो। बैक टू यू मोहन। तो कल इस पॉडकास्ट को हमने जहां छोड़ा था, यानी कि कल हम बात कर रहे थे कि भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल चीन में हैं और भारत और चीन सीमा विवाद को लेकर उनकी बैठक विदेश मंत्री वांग यी के साथ होनी है। अब इस बैठक पर हम सबकी नजरें थी कि इस मीटिंग का आउटकम क्या निकलता है। तो अब ये बैठक हो चुकी है और इस मुलाकात से पहले अजीत डोभाल ने आज चीन के उपराष्ट्रपति हान जिंग से मुलाकात की। मुलाकात के बाद चीन के उपराष्ट्रपति ने कहा कि पिछले 2 सालों में राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कजान और तियानजिन में 2 बार मुलाकात हुई है। इन मुलाकातों में आपसी संबंधों के विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण सहमतियां बनी हैं, जिनसे दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों में सुधार और स्थिरता की दिशा में आगे बढ़ने में मदद मिली है। तो इस मुलाकात के बाद जैसा कि तय था कि वांग यी के साथ उनकी मुलाकात हुई और ये मुलाकात कुछ देर पहले हो चुकी है। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं बीबीसी संवाददाता जुगल पुरोहित। जुगल, जब हम कल बात कर रहे थे तो हमने इस नोट पर बात खत्म की थी कि इस मुलाकात में देखिए क्या निकलता है। तो अब ये बैठक हो चुकी है, आउटकम क्या है? आउटकम क्या है उसका हम जवाब कंक्लूसिवली नहीं दे सकते हैं, क्योंकि मीटिंग तो लगभग खत्म हो गई है, लेकिन न तो चीन और ना ही भारत की तरफ से कोई रीड आउट दिया गया है। रीड आउट दरअसल मीटिंग का एक समेशन होता है जो दोनों तरफ अपनी बात, दोनों देश बात को रखते हैं और उसी में हम जैसे पत्रकार उसको कंपेयर करते हैं, कहाँ किसने क्या नहीं बोला या किसने उसको एक इशू को कैसे डिस्क्राइब किया और खासकर वर्ड्स कौन से इस्तेमाल। एग्जैक्टली एक्सप्रेशंस क्या यूज, चाइना के साथ तो खास तौर से। तो अनफॉर्चुनेटली फिलहाल इस मोमेंट पे हमारे पास वो दोनों देशों के या एक भी देश का रीड आउट नहीं है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अगले कुछ मिनटों में ये आ सकता है, लेकिन फिलहाल हमें नहीं पता कंक्लूसिवली कि क्या बात आफ्टर ऑल हुई है इसमें। लेकिन ये जो मुद्दा था वो भारत और चीन सीमा विवाद वाला मुद्दा था, जिसपे कि ये 25वीं बैठक थी और सबकी नजरें इस पे थी। लेकिन कुछ बयान जो नजर आए हो,
जो कुछ इनिशियल क्लिप्स हैं जिनको आधिकारिक तौर पर जिसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन उसमें ओपनिंग रिमार्क्स दिख रहे हैं जिसमें अजीत डोभाल बैठे हुए हैं एक तरफ डेलीगेशन के साथ, सामने वांगी बैठे हुए हैं और ओपनिंग रिमार्क्स एक तरह से दिए जा रहे हैं जो जनरली एक तरह से कर्टसी वाले रिमार्क्स होते हैं कि हम अब मिल रहे हैं क्योंकि ये हुआ वो हुआ, हमारे दोनों नेताओं ने हमें आदेश दिया है वगैरह वगैरह। और क्या चल रहा है टाइप। और आई मीन या यू कैन से दैट। तो मतलब अब थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा कि आखिरकार डिटेलिंग में कौन सी बातें और किन शब्दों में वो बातें कही जाती हैं। क्या लगता है कि इस बातचीत के बाद ये थोड़ी सी बात आगे बढ़ेगी? देखिए, अगर हमारे पास इसके पहले की जो 24वीं मीटिंग थी स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की, अगर हम उससे इसको आगे ले जाते हैं तो उसमें कई चीजों पर सहमति बनी थी कि बाउंड्री, क्योंकि ये पूरी मैकेनिज्म जो है वो बाउंड्री के लिए है। अलग अलग इशू डिस्कस हो सकते हैं लेकिन ये अल्टीमेटली है बाउंड्री का क्वेश्चन। तो बाउंड्री पे अलग अलग इलाकों में एक्सपर्ट्स ग्रुप बनाने की बात हुई थी, सहमति बनी थी कि हम अर्ली हार्वेस्ट यानी क्या एक फुल सेटलमेंट के पहले कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम आसानी से भारत और चीन कर सकता है। इन सब चीज़ों पर थोड़ी सहमति बनी थी कि हाँ इसे एक्सप्लोर किया जाए, ये ग्रुप बना दिया जाए, एक ग्रुप इस पे चर्चा करके हमें रिपोर्ट दे। ऐसी बातें हुई हैं जिसको उस समय एक पॉजिटिव डायरेक्शन में देखा गया था। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि क्योंकि पिछले साल वो हुआ तो इस साल उसी दिशा में गाड़ी आगे बढ़ेगी। जुगल, मैं यहाँ पर कोट करना चाहूंगा जो चीन के वाइस प्रेसिडेंट है उनका कोट, उनका रिमार्क जो मैंने बताया वो ये है कि दोनों देशों के बीच में जो सहमतियां बनी हैं उन्हें लागू करना मतलब वही आपको आगे ले जाएगा। बिल्कुल, ये एक तरह से मतलब ये ओवरऑल डायरेक्शन डिफाइनिंग है, लेकिन आप कह सकते हैं कि इसमें शायद कोई नई बात भी नहीं है, राइट? कोई इसको आर्ग्यू कर सकता है। मेरे लिए उस स्टेटमेंट में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी पार्ट था वो ये था जहां चीन के उपराष्ट्रपति कहते हैं कि एक लॉन्ग टर्म विजन इस रिलेशनशिप को देने की ज़रूरत है। इसे कैसे डिसाइफर किया जाए? तो चीन का ट्रेडिशनली, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज हुआ है, लेकिन ट्रेडिशनली एक स्टैंड रहा है कि चीन और भारत के रिश्तों को वो एक इशू के अंदर घुसकर ना देखा जाए, उसे एक ब्रॉड तरीके से लॉन्ग टर्म में देखा जाए। जिसका मतलब भारत में ये लोग निकालते हैं कि बाउंड्री क्वेश्चन भले सॉल्व होना हो, बाकी चीजों पे हम आगे बढ़े। और कुछ ऐसा ही एस जयशंकर ने भी कहा था जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई भारत और चीन से संबंध अलग है, लेकिन ट्रेड तो भाई ट्रेड से ही आगे बात निकलेगी। हाँ, मतलब उन्होंने कहा था कि ट्रेड तो भारत को करना ही होगा, लेकिन एक और जो एक फंडामेंटल अब एक गलवान 2020 के बाद जो एक भारत की रणनीति है वो ये है कि ठीक है हम बाकी मुद्दों पे आगे बढ़ेंगे लेकिन बाउंड्री इज द फंडामेंटल इशू, बॉर्डर का फंडामेंटल इशू है। तो अगर वहां स्थिरता रही, अगर वहां कोई ट्रांसग्रेशन की रिपोर्ट नहीं आई तो बाकी चीज़ों पे प्रोग्रेस और जल्दी होगा। तो और हम देख रहे हैं कि उसी फ्रेमवर्क के अंदर दोनों देशों के बीच फ्लाइट्स रिज्यूम हुई हैं, कैलाश मानसरोवर यात्रा रिज्यूम हुई है पिछले साल से। तो कुछ डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन जैसा कि हमने कल भी कहा कि बॉर्डर की स्थिति काफ़ी फ्रेजाइल है। अरुणाचल प्रदेश की बात हमने कल की ही थी। तो वो जो है वो डिफरेंसेस हैं, और एक बहुत फेमस सेइंग है, शी जिनपिंग ने भी कहा था, चाइना कहता है कि डिफरेंसेस को डिस्प्यूट्स में नहीं बदलने देना चाहिए। तो ये हमेशा, क्योंकि अभी तक डिफरेंसेस आ रहे हैं, डिफरेंसेस की रिपोर्टिंग हो रही है। वैसे ये बड़ी दार्शनिक बात है। ऑफ कोर्स, एब्सोल्युटली। तो जुगल, मैं जरा थोड़ा सा ट्रेड की बात कर लेता हूँ। तो ट्रेड में ये देखा गया है कि भारत में भले ही लोग कहते हो कि भाई ट्रेड जो है चीन के साथ आप बंद कर दिए, लेकिन अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो आप देखेंगे कि भारत का जो चीन से आयात है यानी कि लगातार इंपोर्ट बढ़ता जा रहा है और दोनों के बीच व्यापार कतई कम नहीं हुआ है। मतलब तमाम लोगों के कहने के बावजूद विपक्षी पार्टियां आपसे जानना चाहते हैं कि विरोध के जो सुर बार बार भारत में उठते रहे हैं कि चीन के साथ हमें ऐसा करना चाहिए, माल कम लो, इसका कोई असर है? मैं कहूंगा कि हम पॉलिटिकल ज्यादा है। अगर हम, हाँ ऑफ कोर्स वो तो है ही, और एक सेंटिमेंटल वैल्यू भी है। जब 2020 में ये घटना हुई थी गलवान में, भारत के 20 जवानों की डेथ रिपोर्ट हुई थी, चीन के 4 जवान उसमें मारे गए थे उस झड़प में। तो ऑफ कोर्स एक सेंटिमेंटल वैल्यू है, लेकिन आप प्रोग्रेसिवली आंकड़ों को देखें तो भारत के ऑफिशियल डेटा में ये एडमिशन है कि ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, ट्रेड बढ़ रहा है और डेफिसिट भी बढ़ता जा रहा है। आई थिंक आई एम नॉट मिस्टेकन, तो भारत का सबसे बड़ा ट्रेड डेफिसिट शायद चीन के साथ ही है। तो इस स्थिति में सेंटिमेंट पॉलिटिक्स एक तरफ है, लेकिन जयशंकर का जो स्टेटमेंट है कि एक हार्ड रियलिटी भी है, और वो ये है कि ट्रेड बढ़ रहा है चीन के साथ, और उसमें ट्रेड में आपके इंपोर्ट ज्यादा हो रहे हैं, एक्सपोर्ट्स अभी भी उतने मैचअप नहीं हो पा रहे। अच्छा, ये बताइए कि ब्रिक्स में शी जिनपिंग आ रहे हैं? ये भी अभी तक ऑफिशियली कंफर्म नहीं है, क्योंकि चीन
इसकी आधिकारिक पुष्टि करेगा एट सम पॉइंट कि विजिट होगी या नहीं होगी, लेकिन ये जरूर है कि आज अगर आ गए, आज कुछ रिपोर्टिंग हुई उस पर, लेकिन ऑफिशियल अभी तक कोई स्टैंड नहीं। लेकिन अगर आ गए, बिल्कुल, मान लीजिए कि शी जिनपिंग आते हैं ब्रिक्स में, तो क्या मैसेज है? देखिए अगर शी और ये जिनपिंग क्या बहुत बड़ी बात बनी जाएगी? मैं कहूंगा बहुत बड़ी तो नहीं, लेकिन बड़ी बात है ये, बिकॉज ये सारा कनेक्टेड है। अगले साल ब्रिक्स का जो समिट है वो चीन होस्ट करेगा। इस बार शी जिनपिंग यहाँ नहीं आए तो क्या अगली बार प्रधानमंत्री मोदी वहां जाएंगे? उस पर सवाल खड़ा हो जाएगा। तो ये देखना होगा कि वो आते हैं कि नहीं। अगर आते हैं तो हमें ये देखना होगा कि क्या बायलैटरल मीटिंग होती है भारत और चीन के बीच या वो नहीं होती है। और अगर वो होती है तो दुनिया को भी संदेश जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जुगल। और मुझे मतलब हमें इंतजार करना पड़ेगा कि आखिरकार क्या लाइंस आती हैं दोनों देशों के बीच समझौता जो भी है, क्या डिक्लेरेशन होता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और अब पॉडकास्ट में बात करेंगे आज की दूसरी स्टोरी की। बिहार में आज एक बार फिर से छात्र सड़कों पर हैं और ये जो छात्र हैं 70वीं बीपीएससी के एग्जाम्स रद्द करने की मांग कर रहे हैं और इस मांग को लेकर आज उन्होंने मार्च भी निकाला। छात्रों की मांगे क्या क्या हैं, वो चाहते क्या हैं? प्रोटेस्ट में शामिल कुछ छात्रों से बात की बीबीसी संवाददाता शहनवाज ने। हम लोग का यूनिवर्सिटी का सेशन 2 से 3 साल डिले चल रहा है। जीएनएम 2023-26 बैच का अभी तक फर्स्ट ईयर का रिजल्ट क्लियर नहीं हुआ है। डी फार्मा 2 साल का कोर्स होता है, उन लोग का अभी फर्स्ट ईयर का रिजल्ट क्लियर नहीं हुआ। 2023-25 बैच का अभी फर्स्ट ईयर का रिजल्ट नहीं क्लियर हुआ। इसी तरह डिप्लोमा या 4 साल का बैचलर कोर्स का सबका सेशन डिले है। जब हम लोग लेट सेशन का एग्जाम देते हैं तो 90% बच्चा को फेल कर देता है। इसलिए हम लोग अब लेट सेशन एग्जाम को बॉयकॉट करेंगे। मेरा डिमांड है 26,000 कंप्यूटर टीचर के। पिछले 2-2.5 साल से सरकार द्वारा बोला जा रहा है कि टीजीटी में 6 to 8, 9, 10 में कंप्यूटर टीचर की बहाली की जाएगी। 26,000 कंप्यूटर टीचर का बोला गया था, लेकिन अभी तक उस पर कोई बात नहीं हुआ और किसी तरह कोई वैकेंसी नहीं आया। 11-12 में कंप्यूटर टीचर का आया है, सिर्फ और सिर्फ 407 वैकेंसी आया है, जबकि अभी बच्चे हैं 70,000 बच्चे अभी हैं और एसटीटी अभी इस साल होना है, उसमें 30,000 बच्चे और जुड़ेंगे तो 1 लाख बच्चे हो जाएंगे और कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी आई है सिर्फ और सिर्फ 407। इतना सेशन ले चले कैसे हम लोग करें? हम लोग तो 3rd ईयर का पढ़ाई करें, फर्स्ट ईयर का एग्जाम लगा तो कैसे पास होंगे? और जो बी फार्मा है, बीएससी नर्सिंग है, वो लोग 6 सेमेस्टर का पढ़ाई कर रहे हैं, उन लोगों का 3rd सेमेस्टर का एग्जाम ले रहा है, तो बच्चा 90% इसी कारण फेल हो रहा है। हमने 1799 दरोगा का मुख्य एग्जाम दिया था, जिसका एग्जाम के ड्यूरेशन उसका पेपर आउट हो गया था, जिसके लिए गया में आपको FIR दर्ज भी किया गया था ना। उसमें FIR ने बाकायदा पूरा नाम दिया गया था कि 3:30 बजे करीब में पेपर आउट हो गया था और पूर्णिया से ये पेपर आउट हुआ था। लेकिन उसके लिए हम लोग आयोग से जाके मिले भी, जाके उनको थोड़ा सारा विज्ञापन सौंपे उनको, पर आयोग ने बोला कि नहीं, ये एक छोटी बहुत कम मात्रा में पेपर लीक है, इसको हम लीक नहीं मान सकते हैं। ये कह के उन्होंने बात को टाल दिए और तुरंत में उन्होंने एग्जाम का उसका रिजल्ट भी मेंस का जारी कर दिया। हालांकि मेरे मेंस के रिजल्ट में मेरा नाम भी है, मेरा रिजल्ट क्लियर है, लेकिन फिर भी जब धांधली हुआ है तो हम 3 बार से मेरिट में बच जाते हैं। किसी बार 1 नंबर से, किसी बार 2 नंबर से हम लोग बच जाते हैं। जब एक बार एग्जाम जनवरी में होता है उसका रिजल्ट अक्टूबर में आता है, जो एग्जाम अक्टूबर में आता है उसका रिजल्ट फरवरी मार्च में आता है। आप बताइए बच्चे आगे के एग्जामिनेशन की तैयारियां करेगा या बैक पेपर क्लियर करेगा? और साथ साथ लगातार उसमें फी हाइक करे जा रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ मुख्यमंत्री महोदय और केंद्र सरकार को, अगर इस बार जो साथी सड़क पर उतरे हैं उनकी बातों को नहीं सुनिएगा तो इस बार आपका जाना तय है। तो हमने प्रदर्शनकारी छात्रों की बातें सुनी। बिहार में आखिरकार चल क्या रहा है और छात्र बार बार सड़कों पर उतरने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए क्यों मजबूर हैं? अब से कुछ देर पहले मैंने यही बात समझी बीबीसी हिंदी के असिस्टेंट एडिटर पंकज प्रियदर्शी से। देखिए, बिहार में आज छात्रों का प्रोटेस्ट मार्च पहले से तय था और वहाँ का जो मशहूर गांधी मैदान है बिहार की राजधानी पटना का, वहाँ से सीएम आवास को घेरने की योजना छात्रों ने बनाई थी। साथ में ही उनको राजभवन तक जाने की भी उनकी योजना थी। देखिए, गांधी मैदान से प्रोटेस्ट का जो आयोजन हुआ था उसके लिए पहले से ही पुलिस ने भी तैयारी की थी अच्छी खासी। जिस तरह की बैरिकेडिंग की गई थी और उसके विजुअल्स जो आ रहे थे वो काफ़ी इस तरह के, उससे ये पता चलता था कि पुलिस ने भी अपनी ओर से पूरी तैयारी कर रखी थी। प्रोटेस्ट शुरू हुआ, 10 बजे का टाइम था शुरू होने का, लेकिन जाहिर है थोड़ा डिले भी हुआ, लेकिन धीरे धीरे छात्रों की संख्या बढ़ती गई। और जब पटना का एक इलाका है डाक बांग्ला चौराहा उसको बोलते हैं, काफ़ी लोकप्रिय इलाका है, भीड़ भाड़ वाला इलाका है, वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पे पुलिस को और छात्रों के बीच थोड़ा आमना सामना भी हुआ, वाटर कैनन भी इस्तेमाल हुआ।
फिर छात्रों ने बैरिकेडिंग को तोड़ने की भी कोशिश की। ऐसे आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि शायद थोड़ा पथराव भी हुआ है, कुछ लोग घायल भी हुए हैं। लेकिन जो प्रोटेस्ट है मोहन, वो पहले से तय था। और जिस तरह का माहौल इस देश में रहा है कि अब छात्र जो है सड़कों पर निकल रहे हैं, खासकर परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर, तो इस बार भी छात्रों की मांग थी वो बीपीएससी से जुड़ी हुई थी और साथ ही कई रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई थी। सिर्फ बीपीएससी की बात नहीं है, 70वीं बीपीएससी की परीक्षाएं, जो प्राथमिक परीक्षाएं हैं, प्रीलिम्स जिसको बोलते हैं, उसको वो रद्द करने की मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसमें काफी अनियमितता थी और पेपर लीक का भी आरोप लगाया जा रहा है। दूसरा, उसके साथ साथ कई रिक्रूटमेंट को लेकर भी उनके कई आरोप हैं। जैसे बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो एग्जाम होते हैं, कांस्टेबल्स की भर्ती होती है, कुछ प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भी नियुक्तियां होती हैं, लाइब्रेरियन की नियुक्तियां होती हैं। इन सब को लेकर स्टूडेंट्स का कहना है कि वो सरकार जिस तरह परीक्षा करवा रही है उसकी व्यवस्था से बिल्कुल खुश नहीं है। और उनकी डिमांड जो है वो ये है कि एक तो व्यवस्था में सुधार हो और दूसरा जो परीक्षाएं जिस तरह उनकी जो डिमांड है उसको कैंसिल किया जाए, रद्द किया जाए। सरकार और विपक्ष क्या कहना है उनका? देखिए, सरकार का तो ये कहना है कि छात्रों की जो डिमांड है वो कई डिमांड हम मान चुके हैं। ये सरकार का कहना है। बिहार में इसमें आपको पता है कि जेडीयू और बीजेपी की सरकार है और अभी बीजेपी के मुख्यमंत्री भी हैं। तो देखिए, दो चीजें हैं, एक तो उनकी डिमांड, दूसरा पॉलिटिकल रिएक्शन। तो पॉलिटिकल रिएक्शन में जाहिर है विपक्ष को भी एक मुद्दा मिला हुआ है। और पिछले दिनों आपको पता भी होगा, तेजस्वी यादव ने भी प्रदर्शन किया था और वो भी राजभवन का घेराव करने पहुंचे थे। हालांकि उनको भी पुलिस ने रोक दिया था, हिरासत में लिए गए थे। तो तेजस्वी यादव का ये कहना है कि छात्रों की जो मांगे हैं बहुत जायज हैं। आप बीपीएससी की परीक्षा में जो लीक का मामला है, आप छात्रों की बातें सुने, उन पर कार्रवाई करें। और उनका आरोप है कि बिहार की सरकार बिल्कुल छात्रों की नहीं सुन रही है। जबकि दूसरी ओर बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं, मिथिलेश तिवारी नाम है उनका, उन्होंने कहा है कि हमने तो छात्रों की सारी मांगे पहले ही मान ली है। लेकिन छात्र ये दावा कर रहे हैं कि आपने जो मांगे मानी है वो पूरी अभी पर्याप्त नहीं है। वो जो परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं, जो व्यवस्थाओं में सुधार की बात कर रहे हैं, वो अभी तक उनकी मांग पूरी नहीं हुई है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और समझाइए कि जिस तरह से देखिए झारखंड में भी इसी तरह का आंदोलन चल रहा था और मतलब वहां भी छात्रों की इस तरह की मांगे थी। दिल्ली में जो सीजेपी का जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ, वो नीट परीक्षा से लेकर शुरू हुआ, क्या एक आंदोलन जो कि दिल्ली में सीजेपी ने शुरू किया और उस समय बिहार में भी बड़ा आंदोलन हुआ इसी तरह का, झारखंड लेटेस्ट एग्जाम्पल है, क्या इस तरह के आंदोलन अब लगभग, और ये बिहार पर भी आप उसी की छाप देख रहे हैं और ये बढ़ रहा है दायरा? देखिए, हाल के प्रदर्शनों की बात करें तो जरूर सीजेपी ने जो प्रोटेस्ट किया था यहाँ जंतर मंतर, और जिस तरह की मैसेजिंग गई पूरे देश में और सीजेपी की मांग भी पूरी हुई, तो उसको आधार बनाकर कई जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। झारखंड का देखा आपने, धीरे धीरे उसका भी मामला बढ़ा, छात्रों की मांगे पूरी हुई। हालांकि अब वो कोर्ट में मामला अभी वो स्थगित हो गया जो सरकार ने मांगी थी। बिहार में भी प्रदर्शनों का इतिहास रहा है और आप बीच बीच में खबरें देखते होंगे। सीजेपी के प्रोटेस्ट से पहले भी इस तरह के प्रदर्शन हुए हैं, छात्रों ने लाठियां भी खाई हैं, डंडे भी चले हैं, उन पर सरकार की कार्रवाई की निंदा भी हुई है। लेकिन इस बार चूंकि सीजेपी के प्रोटेस्ट की छाप हर जगह दिख रही है, बिल्कुल, तो आप जरूर कह सकते हैं कि उसके आधार पर छात्र बहुत ज्यादा वोकल हुए हैं। उनको लग रहा है कि उनकी मांगे अब शायद सरकार के कानों तक पहुंचेगी और फिर वो उस तरह का कह सकते हैं कि प्रदर्शन को लगातार बनाए रखना चाहते हैं। और देखिए, पटना में जो गर्दनी बाग इलाका है जहां पे ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था अगस्त में ही, वहां पे कई तरह के प्रदर्शनकारी बैठे हैं। उसमें कई लोग भूख हड़ताल पे थे, जो अभी उनकी सरकार से कल रात राज्यपाल की उपस्थिति में उनसे बात हुई तो उन्होंने भूख हड़ताल, जो पीएचडी किए हुए छात्र हैं, उनकी भी एक डिमांड थी जिसको ये हुआ। और इसमें सरकार ने एक विद्यार्थी सहयोग शिविर की भी स्थापना की बात की है। तो सरकार भी पहले से ज्यादा एक तरह से कह सकते हैं कि लिबरल दिख रही है, छात्रों संवेदनशील है, लिबरल है। और उनको जिस तरह के प्रदर्शन का आजकल माहौल चल रहा है उसमें लगता है कि छात्र अगर उनकी मांगे जेन्युइन हैं और इस तरह की अव्यवस्था, परीक्षाओं में अनियमितता की बातें सामने आएगी तो सरकारों को एड्रेस करना पड़ेगा। ये सीजेपी के प्रोटेस्ट से ये बात जरूर निकली है। तो ये थे पंकज प्रियदर्शी। आज दिन भर में इतना ही। स्टूडियो की कमान थी तिलक राज भाटिया के पास, गैलरी में थी मेघल, शो को प्रोड्यूस किया था मानसी दास ने। मोहनलाल शर्मा को पॉडकास्ट समाप्त करने की अनुमति दें। नमस्कार।